आपने कहानी के पिछले भाग में देखा कि रुद्राक्ष के पापा अभिजीत और रुद्राक्ष की मां रूपाली दोनों रुद्राक्ष को लेकर चिंतित होते हैं। अब आगे सुबह के समय सिंघल मेंशन में बड़े और खूबसूरत हॉल में मौजूद बड़े से डाइनिंग टेबल पर सिंघल फैमिली के सभी सदस्य मौजूद थे, सिर्फ रुद्राक्ष के अलावा, क्योंकि रुद्राक्ष तो अभी भी अपने कमरे में सोया हुआ था, क्योंकि देर रात जो घर पहुंचा था। बाकी के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे। अभिजीत सिंघल, रुद्राक्ष की मां रूपाली और राशि और उसके पति मोहित और रुद्राक्ष का छोटा भाई आर्यन मौजूद थे। अभिजीत सिंघल रुद्राक्ष की चेयर को खाली देखकर रूपाली से कहते हैं, रूपाली जी, आपका लाडला अभी तक उठा नहीं। रूपाली जी कहती है, आप नाश्ता कीजिए, वह आ जाएगा थोड़ी देर में। अभिजीत कहते हैं, आएगा तो तब ना, जब वो उठा होगा। आर्यन कहता है, पापा, वह भाई कल रात देर से लौटे थे ना, इसलिए अब तक सो रहे हैं। मैं जाकर उन्हें उठाकर नीचे लेकर आता हूँ। यह कहकर आर्यन अपनी चेयर से उठकर जाने लगता है। तभी अभिजीत कहते हैं, आर्यन बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है रुद्राक्ष को उठाने की, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास खुद होना चाहिए। कब तक आप ऐसे ही हर रोज उन्हें उनके कमरे में जाकर जगाएंगे? अपने पापा की बात सुनकर आर्यन बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसे तो आर्यन हंसमुख और चुलबुले नेचर का था, पर अपने पापा के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल सके। राशि कहती है, पापा आप फिक्र मत कीजिए, रुद्र थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आ जाएगा, मैं उसे अपने साथ ऑफिस ले आऊंगी। राशि माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, आर्यन वैसे आपके कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? आर्यन कहता है, राशि दी, पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और मोहित जीजू के होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं। मोहित जीजू मुझे इम्पोर्टेंट नोट्स बना कर देते हैं और पढ़ाई में मेरी हेल्प भी कर देते हैं। मोहित कहता है, अच्छा, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए साले साहेब। रूपाली कहती है, आप तारीफ के बिल्कुल लायक है। मोहित बेटा, आप कहने को तो इस घर के दामाद है, पर बेटे से कम नहीं है। आपसे शादी करना हमारी राशि की जिंदगी का बहुत ही अच्छा डिसीजन था। आपसे अच्छा पति राशि को मिल ही नहीं सकता था और हमें आपसे अच्छा दामाद अभिजीत कहते हैं। मोहित बेटा, रूपाली जी एकदम ठीक कह रही है, आपसे अच्छा जीवन साथी राशि के लिए कोई हो ही नहीं सकता था और आप जैसा सुलझा और समझदार दामाद इस परिवार को मिला, इस परिवार की खुशनसीबी है। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, आप सभी मेरी तारीफ करके अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। मैं अच्छा दामाद बन पाया हूँ क्योंकि आप सभी ने मुझे अपना प्यार दिया। मेरे माँ पापा के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, फिर राशि मेरी जिंदगी में आई और आप सभी मेरी जिंदगी में आए, इसलिए खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। मोहित की बात पर सभी चेहरों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है। अभिजीत सभी से कहते हैं, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। रूपाली, आप जानती है मेरे बचपन का दोस्त परेश, जिसके बारे में मैं आपको एक बार बताया था। रूपाली कहती है, हाँ मुझे याद है, आपने एक बार परेश भाई के बारे में मुझे बताया था, पर क्या हुआ परेश भाई को? अभिजीत कहते हैं, रूपाली जी, हुआ कुछ भी नहीं है, बस मेरे बचपन के दोस्त परेश की बेटी है। क्या नाम बताया था परेश ने? हाँ याद आया, आराध्या। तो परेश की बेटी आराध्या मुंबई आ रही है हमारी सिंघल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करने, और इसलिए परेश चाहता है कि वह हमारी कंपनी में काम करने के साथ साथ हमारे घर में ही रहे। तो क्योंकि वो इस मुंबई शहर में अनजान है, इसलिए परेश उसे अकेले रहने देना नहीं चाहता। इसलिए मैंने इस बारे में हामी भर दी है और उससे कहा है कि वह आराध्या की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वह हम सबके साथ हमारे घर में रह सकती है, उसे यहाँ किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? रूपाली कहती है, नहीं भला हम सबको इस बात से क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, अच्छा ही है, कोई नया सदस्य इस घर में आएगा तो घर का माहौल ही बदलेगा, और यह तो आपके बचपन के दोस्त परेश भाई की बेटी है, तो फिर हम सबको उसके यहाँ रहने से क्या परेशानी हो सकती है, और आराध्या बेटी को भी यहाँ हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा किया जो परेश भाई को, उनकी बेटी को हमारे घर में रहने के लिए हामी भर दी। राशि कहती है, हाँ पापा, अगर आराध्या हमारी ही इवेंट कंपनी में काम कर रही है और वह हमारे ही घर में रुकती है तो यह तो अच्छी बात है, इससे वह कंपनी के काम में भी अच्छे से ध्यान दे सकेगी। वैसे कब आ रही है आराध्या? अभिजीत कहते हैं, परेश ने बताया था कि वह आप ही के ट्रेन से मुंबई आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी। परेश को मैंने घर का एड्रेस दे दिया है, उसने कहा है आराध्या खुद ही घर पहुंच जाएगी। अभिजीत कहते हैं, राशि बेटा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर ऑफिस आ जाना, वरना वह ऑफिस पहुंचेगा ही नहीं। पूरा दिन अपने कमरे में मिहिका को याद करते हुए
बिता देगा। बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार है यह लड़का, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। रूपाली कहती है, रुद्राक्ष गैर जिम्मेदार नहीं है अभिजीत जी, बस उसके दिल का दर्द इतना अधिक है कि उसके सामने वह अपनी जिम्मेदारियों को महत्व नहीं दे पा रहा है। पर जब मेरा रुद्र फिर से अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगेगा, तब वह आपसे भी बेहतर कंपनी को संभाल लेगा और आप ही उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बनाएंगे। अभिजीत कहते हैं, रूपाली, भगवान करे आपकी बात सही साबित हो, पर मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अभिजीत के ऐसा कहने पर रुद्राक्ष की मां रूपाली के चेहरे पर खामोशी के साथ साथ उदासी भी छा जाती है। राशि कहती है, आप जाइए पापा, मैं रुद्राक्ष को लेकर ऑफिस पहुंचती हूँ। अभिजीत कहते हैं, ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। यह कहकर अभिजीत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद रूपाली और राशि रुद्राक्ष के कमरे में ब्रेकफास्ट और कॉफी लेकर पहुँचते हैं, पर वह रुद्राक्ष को कमरे में नहीं पाते हैं। तभी रुद्राक्ष की मां रूपाली को बालकनी में नजर आता है कि रुद्राक्ष बालकनी में कुछ काम कर रहा है। रूपाली बालकनी में जाती है और रुद्राक्ष से कहती है, रुद्राक्ष, यह क्या कर रहे हो बेटा तुम? तभी राशि भी बालकनी में पहुंचती है और कहती है, रुद्र, तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के बजाय यह क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष कहता है, मॉम और राशि दी, आप दोनों देख नहीं रही हैं क्या कर रहा हूँ? बालकनी के दीवार पर कील मारकर मिहिका की तस्वीर को दीवार पर लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा। राशि कहती है, रुद्र, यह क्या पागलपन है? तुमने बालकनी में हर तरफ दीवार पर मिहिका की तस्वीर क्यों लगाई है? रूपाली कहती है, रुद्र, यह क्या तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि दीवार पर कील लगाते हुए तुम्हारे हाथ की उंगलियों से खून निकल रहा है? यह कहते हुए रूपाली रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर टेबल से नीचे उतारती है और रुद्राक्ष को कमरे में लेकर आकर बेड पर बिठाकर अलमारी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर आती है और रुद्राक्ष के हाथ पर पट्टी करने लगती है। रुद्राक्ष कहता है, मुझे फर्स्ट एड की कोई जरूरत नहीं है, खून को निकलने दो मॉम। यह घाव मुझे मेरे मिहिका की तस्वीर को लगाते हुए लगा है, मैं इस घाव को नहीं भरना चाहता, यह घाव मुझे अंदर से सुकून दे रहा है। राशि कहती है, चुप करो रुद्र, यह क्या पागलपन है? तुम्हें अपने घाव से कोई परेशानी नहीं, पर मुझे और मॉम को तो है, और इस परिवार के हर सदस्य की तुम्हारी तकलीफ से तकलीफ होती है, पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस मिहिका के बारे में ही सोचना है जो इस दुनिया में। यह कहते हुए राशि रुक जाती है। रूपाली कहती है, रुद्र बेटा, तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें तकलीफ में देखकर घर में हर किसी को तकलीफ होती है, और मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इस तरह टूटता बिखरता हुआ देखकर मैं भी अंदर से टूट जाती हूँ। माना मिहिका तुम्हारी पत्नी थी, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, पर जिंदगी किसी के जाने से रुक तो नहीं जाती है ना। मिहिका की मौत का दुख मुझे भी है और इस घर के हर सदस्य को है, और हर इंसान किसी अपने को खोता है, पर अपनी जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ देता है। तुम्हारी तरह तुम भी मिहिका को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुशियों को अपनी जिंदगी में आने का दोबारा मौका दो। रुद्राक्ष कहता है, मॉम, आपने आज तो कह दिया, पर आज के बाद कभी मत कहिएगा कि मैं मिहिका को भूल जाऊं। मैं एक पल के लिए भी सांस लेना भूल सकता हूं, पर अपनी मिहिका को हरगिज नहीं। मिहिका मेरे रग रग में बसी है, मेरे दिल की हर धड़कन पर मिहिका का नाम लिखा है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता और ना ही मिटने दूंगा। राशि कहती है, मॉम छोड़िए, रुद्र से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, इसे समझाना मतलब दीवार पर अपना सिर मारना होगा। रूपाली के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, शायद तुम सही कह रही हो राशि बेटा, अब यह हमारा पहले वाला रुद्र नहीं रहा, वरना मेरी बात नहीं टालता। रुद्राक्ष कहता है, सॉरी मॉम, मैंने आपसे इस तरह बात की, पर मैं अपनी मिहिका को कभी नहीं भूल सकता। यह कहकर रुद्राक्ष कमरे से निकलने लगता है। राशि कहती है, रुद्र सॉरी, अगर मेरी और मॉम की बातों से तुम्हारा दिल दुखा हो। रुद्राक्ष कहता है, कोई बात नहीं दीदी, मुझे किसी के बात का बुरा नहीं लगा। राशि मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र पापा ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और मुझे तुम्हें अपने साथ ऑफिस लाने के लिए कहा है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके नीचे आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही। रुद्र कहता है, ठीक है दीदी, अब मिस्टर अभिजीत सिंघल ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में रेडी होकर, आप वेट कीजिए। रुद्राक्ष की माँ रूपाली कहती है, रुद्र बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी, मैंने जो कहा उस बारे में एक बार सोचना जरूर। यह कहकर रुद्राक्ष के कमरे से चली जाती है। रुद्र मन ही मन कहता है, सॉरी मॉम, पर मैं मिहिका के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष रेडी होकर नीचे आता है और राशि के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सूरज, आराध्या अपने कमरे में अपना सामान पैकिंग कर रही थी, तभी आराध्या की माँ जिग्ना जी और परेश जी कमरे में आते हैं और जिग्ना जी कहती है, आराध्या बेटा, अपना सारा सामान अच्छे से याद करके रख लेना, कुछ छूट नहीं जाए, थोड़ी देर में हमें स्टेशन के लिए निकलना है। आराध्या भावुक होते हुए कहती है, सभी सामान की तो पैकिंग कर ली माँ, पर यहाँ पीछे फिर भी बहुत कुछ छूट जाएगा। माँ और पापा और अपना शरारती और लाडला भाई यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आराध्या की बात सुनकर जिग्ना जी और परेश जी भी भावुक हो जाते हैं और परेश जी अपनी बेटी आराध्या को अपने सीने से लगा लेते हैं और जिग्ना जी भी आराध्या के गले लग जाती है और तीनों की आंखों में आंसू
निकल आते हैं। परेश जी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर आराध्या से कहते हैं, आराध्या बेटा, तुम कौन सा हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो? बस मुंबई जॉब के लिए तो जा रही हो। जब तुम्हारा मन करे हम सबसे मिलने का, आ जाना, और हमारा मन करेगा हम सभी तुमसे मिलने मुंबई आ जाएंगे। जिग्ना जी कहती है, हाँ बेटा आराध्या, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक बार तुम मुंबई जाकर वहाँ अच्छे से सेट हो जाओ और खुद का फ्लैट ले लो, फिर हम सभी भी तुम्हारे साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। आराध्या भी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप दोनों सही कह रहे हो माँ पापा, एक बार मैं मुंबई में सेट हो जाऊं, फिर आप सभी को भी वहां बुला लूंगी अपने पास। तब तक के लिए आप सब भी जब चाहो मुझसे मिलने मुंबई आ सकते हो। तभी आरव कमरे में आते हुए कहता है, मैं तो अपने आराध्या दीदी के साथ मुंबई जाना चाहता हूँ, पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर जा नहीं सकता। आराध्या आरव के गले को प्यार से सहलाते हुए कहती है, जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। तब तक के लिए तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और माँ पापा का भी ध्यान रखना और इन्हें बिल्कुल भी तंग मत करना। आरव कहता है, दीदी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने साथ साथ माँ पापा का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा और उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, सचमुच मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। यह बोलकर आराध्या आरव को गले से लगा लेती है। परेश जी कहते हैं, आराध्या तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी करो, हमें स्टेशन पहुंचना होगा। आराध्या कहती है, जी पापा। थोड़ी देर में ही आराध्या और उसके पापा और माँ और भाई आरव तीनों स्टेशन पहुंचते हैं और कुछ देर बाद ट्रेन आकर रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है तो आरव आराध्या का सामान लेकर ट्रेन में चढ़ता है और आराध्या भी आरव के पीछे ट्रेन में अंदर आ जाती है और आराध्या के बर्थ नंबर देखकर आरव आराध्या का सामान वहां रख देता है जहां आराध्या की सीट थी। आराध्या भी सामान अपनी स्थिति पर रखकर खिड़की के पास बैठ गई और आरव भी सामान रखकर नीचे आ गया और खिड़की के पास ही आराध्या के माँ और पापा आरव खड़े थे। आरव के पापा कहते हैं, आराध्या बेटा ठीक से जाना और मन लगाकर अपना काम करना और कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। आराध्या की माँ कहती है, और अगर अनजान शहर में तुम्हारा मन नहीं लगे तो तुरंत आ जाना हमारे पास। आराध्या कहती है, जी माँ और पापा और आरव आप सभी भी अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर लेना। ट्रेन ने हॉर्न दी और ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी और आराध्या भी अपने सपनों को पीछे छोड़ते हुए और अपने शहर को पीछे छोड़ते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ गई। आराध्या की किस्मत उसे अपनी ओर ले जा रही थी। आराध्या को सूरत से निकले 2 घंटे बीत चुके थे। वह खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए सोच रही थी कि कैसा होगा अभिजीत अंकल का परिवार, जिनके घर पर वो रहने वाली है और कुछ ही घंटों में वह मुंबई पहुंचने वाली है और नए जगह उसकी आज की शाम कैसी होगी। मुंबई में आराध्या की जिंदगी का सफर कैसा होने वाला है और आराध्या के आने से रुद्र की जिंदगी क्या करवट लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।